आज का हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। जिस तरह हमने ग्रुपिंग की कैपेसिटर्स की, ग्रुपिंग की हमने रेजिस्टेंस की, उसी तरह से सेल्स की ग्रुपिंग है सीरीज और पैरेलल में। जब आप किसी एक सेल का, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, जब किसी एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हो तो उसको बोलते हैं सीरीज में। देखिए ये पहला सेल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल किससे जोड़ा? दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से। इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से। इस तरह से जब आप सेल को जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और मान लेते हैं ये सेल को मैंने सारे सेल जोड़े और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसके साथ मैंने इनको जोड़ दिया। अब इतने सारे सेल लगे हुए हैं तो इनकी वजह से करंट फ्लो होगा। कहां से कहां? पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होता है। और मान लेते हैं हमारे पास ये कितने सेल हैं, तो हम यहां मान लेते हैं कि हमारे पास n सेल्स हैं और हर एक सेल का ईएमएफ E है। इसका ईएमएफ भी E है, इसका भी E है, इसका भी E है और इसका भी E है। और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इसका भी R है, इसका भी R है, इसका भी R है, सेम है सबका। तो अगर हमारे पास इस तरह से हमने जब सेल लगा दिए सीरीज में, तो जो टोटल करंट आई जा रहा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल करंट निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है? ओहम्स लॉ जो है वो बोलता है कि करंट निकालने का फार्मूला है, ओहम्स लॉ था V इक्वल टू आई आर। तो वहां से I निकालते थे I इक्वल टू V अपॉन आर, यानी करंट निकालने का फार्मूला हुआ V यानी पोटेंशियल। यहां पे पोटेंशियल की जगह हम लिखेंगे EMF, तो हम लिखेंगे टोटल EMF, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेल हैं तो सबका टोटल ईएमएफ निकालना पड़ेगा। टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर है रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो हमने ये दो चीजें निकालनी है और यहाँ पे भरनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल ईएमएफ कितना होगा सर्किट का। अब देखिए एक सेल का ईएमएफ E है, उसका भी E है, ये भी E है, सबका सेम है। तो जब एक सेल है तो उसका ईएमएफ E है। जब दो सेल लगा दिए तो टोटल कितना हो गया? 2E, 3 होगा तो 3E, 4 होंगे तो 4E, 5 होंगे तो 5E, 10 होंगे तो 10E। यहाँ पे n सेल है तो टोटल ईएमएफ कितना हुआ? तो आप यहां लिखेंगे टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू NE। उसी तरह से रेजिस्टेंस जो है ये भी सीरीज में है, हर सेल का रेजिस्टेंस सीरीज में है। और सीरीज में हमें पता है जब रेजिस्टेंस होते हैं तो टोटल क्या आता है? सबका प्लस कर दो, तो R प्लस R प्लस R प्लस R ऐड करते जाओ। कितने टाइम? n टाइम्स। तो आप लिखेंगे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स, सेल्स का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स कितना आएगा? N इंटू R। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है तो N सेल का कितना होगा? NR। प्री सेल का है, टोटल सर्किट का कितना आएगा? तो आप यहां पे देखें ये जो सेल हैं और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज में है, क्योंकि जितना करंट यहां से निकल रहा है वही करंट यहां से जा रहा है। जब सेम करंट जाता है तो उसको हम बोलते हैं सीरीज में। तो इन सेल से जितना करंट निकल रहा है सेम यहां से निकल रहा है, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस और इनके रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना होगा? तो आप लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इक्वल टू कितना आएगा? तो टोटल क्या आया? एक सेल का रेजिस्टेंस और एक इसका, बाहर वाला कितना है? R, और टोटल सेल का कितना निकाला आपने? NR, तो आपने R प्लस NR लिख दिया। अब आपके पास ये जो फॉर्मूला था टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो टोटल ईएमएफ आपने निकाला NE, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाला, ये दोनों की वैल्यू लीजिए और इस इक्वेशन में भर दीजिए नंबर इसमें आई वाले में। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं नंबर 1 इक्वेशन। तो हमारे पास करंट कितना आएगा? हमारे पास करंट आएगा, मैं यहां पे लिखता हूं I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ कितना निकाला आपने? NE, तो मैंने लिखा है NE, एंड टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R प्लस NR। तो ये हमारे पास आया टोटल करंट इज इक्वल टू, करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू NE
डिवाइडेड बाई आर प्लस एन आर। ये जो आपके पास आंसर आया, करंट आया जो सर्किट में, इसके आगे फिर से दो कंडीशंस हैं कि करंट हमें मैक्सिमम कब मिलेगा और मिनिमम कब मिलेगा। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो देखें, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर। ये जो डिनोमिनेटर में नीचे जो रकम लिखी हुई है, आर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये, और एन आर है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर, तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं कि जो छोटी चीज है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमने बोला आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर, यानी ये बहुत बड़ी रकम है, ये बहुत छोटी है, तो ये छोटी है, इसको हटा दीजिए। जब इसको हटा दिया तो हमारे पास आई क्या आया, तो हमारे पास आया आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई आर। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एन टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, ई अपॉन आर क्या है, ई है ईएमएफ ऑफ द सेल, आर क्या है रेजिस्टेंस। तो एक सेल का ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस बाहर जो आर है, तो वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस होता है करंट, यानी ई अपॉन आर जो है दिस इज द करंट ड्यू टू वन सेल। अगर एक सेल का ईएमएफ लेते हैं और एक रेजिस्टेंस लेते हैं तो वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस होता है करंट, तो ये एक सेल का करंट होगा। तो आपने लिखा एन टाइम्स द करंट ड्यू टू वन सेल, द करंट ड्यू टू वन सेल। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर आपका बहुत ज्यादा होगा सेल के इंटरनल टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो हमारे पास करंट जो है मैक्सिमम आएगा। कैसे, एन टाइम्स, एन गुना द करंट ड्यू टू वन सेल। जितना एक सेल करंट देता था, मान लीजिए एक सेल करंट जो वो देता है 1 एम्पियर मान लीजिए, तो अगर यहां पे एन सेल लगे हैं तो एन गुणा 1 एम्पियर हो जाएगा। अगर 10 सेल लगे हैं तो 10 गुणा 1 एम्पियर यानी 10 एम्पियर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन देखें इसकी, दूसरी कंडीशन क्या है, इफ आर इज वेरी वेरी लेस देन एन आर। अगर ये डिनोमिनेटर में अब उल्टा है, पहले ग्रेटर था अब कम है, आर इज वेरी वेरी लेस देन एन आर, तो मैंने बोला जो छोटी रकम होती है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। आर जो है एन आर से बहुत बहुत छोटा है, अब इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। अब इसको हटाएंगे तो हमारे पास आई क्या आएगा, हमारे पास आएगा आई करंट इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई एन आर। ये हटा दिया, ये रकम बच गई। एन से एन कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, ई अपॉन आर। व्हाट इज ई, व्हाट इज ई, ई इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। व्हाट इज आर, आर इज द रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट। तो दिस इज अ करंट ड्यू टू वन सेल, दिस इज करंट ड्यू टू वन सेल। तो यहां पे हमें एक चीज क्लियर होगी, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम होगा और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, तब अगर हम सीरीज में सेल्स को लगाएंगे तो टोटल करंट हमारे पास बहुत कम आएगा। टोटल करंट किसके बराबर आएगा, जितना एक सेल का करंट होता है, ई अपॉन आर। और यहां पे ई अपॉन आर नहीं आया, यहां पे एन है, एन इंटू ई अपॉन आर आया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो हमें सेल्स को सीरीज में लगाना होता है ताकि हमें ज्यादा करंट मिले, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर बहुत कम है तो हमें सीरीज में लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। आप 10 सेल लगाओगे तभी एक ही सेल का करंट हमें मिलेगा। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में दूसरे जो ग्रुपिंग है उसको बोलते हैं सेल्स इन पैरेलल। अब पैरेलल में जब सेल्स को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, अब फिर से हम करंट निकालेंगे। करंट का फार्मूला वही है, I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे m सेल्स हैं, पहले हमने n सेल लिए थे, यहाँ पे मैंने m लिख दिया। m सेल्स हैं, एक सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से बहुत सारे सेल लगाते लगाते यहां तक चलाए, हमने m सेल बोला। और इस सारे सेल को मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ जोड़ दिया। अब होगा क्या कि पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सारे के सारे यहां जुड़े हैं, तो यहां से करंट आएगा पॉजिटिव से और ये चला जाएगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो जब आप सेल्स को पैरेलल में जोड़ते हैं तो आपके पास करंट कितना आएगा,
तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल ईएमएफ, क्योंकि हमारे पास जो करंट का फार्मूला है, आई का जो फार्मूला है वो है टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। तो यहां पे अगर हम पहले ईएमएफ निकालते हैं, टोटल ईएमएफ कितना होगा। अब हमें पता है कि पैरेलल में है, अगर सीरीज में सेल होंगे तो ईएमएफ ऐड हो जाएगा, एक का दो का, जैसे एन सेल लगाए थे तो एन इंटू ई कर दिया था। जब पैरेलल में आप लगाते हैं तो आपको पता है ईएमएफ सभी का सेम होता है, इसका भी ईएमएफ ई, इसका भी ई, और टोटल भी कितना रहता है, ई रहता है, ये ऐड नहीं होता टोटल ईएमएफ ई, क्योंकि इसका पॉजिटिव नेगेटिव यहां जुड़ा है, ये भी ईएमएफ ई दे रहा है, ये भी ई सेम दे रहा है, ये भी सेम दे रहा है, तो इनका पोटेंशियल ऐड नहीं होता पैरेलल में। तो आप बोलेंगे टोटल ईएमएफ कितना होगा, तो आप लिखेंगे टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू ई। जब सीरीज में लगाया था तो सबका ऐड हो गया था, ई प्लस प्लस करके, तो एन ई आएगा था, ये ई रहेगा। अब निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, तो पहले हम टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का लिखेंगे, पर उससे पहले हम निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो मान लीजिए ये सेल जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसका भी सेम है आर, इसका भी सेम है आर, सबका आर आर है। तो ये सारे रेजिस्टेंस कैसे लगाए हमने, पैरेलल में। तो पैरेलल में जब रेजिस्टर जोड़ते थे तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे, तो मान लेते हैं कि इनका टोटल रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको हमने आर डैश बोल दिया, तो हम लिखेंगे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स, आर डैश बोला, आर डैश, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के आर डैश। तो फार्मूला क्या है कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसका रेसिप्रोकल 1/r डैश इज इक्वल टू फर्स्ट सेल का, फिर उसी तरह से दूसरे सेल का, फिर उसी तरह से तीसरे सेल का, प्लस उसी तरह से कब तक चलेंगे, एम सेल का, जो जितने तब तक ऐड करते जाएंगे एम सेल तक, अगर 10 है तो 10 सेल का एम टाइम्स लिखेंगे। तो हमारे पास ये लिखेंगे 1/r डैश इज इक्वल टू, इसी तरह से करते हैं। तो जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो देखो 1/r एक बार, 2 बार आएगा तो 2/r कर देंगे, 3 बार आएगा तो 3/r ऐड करते चलेंगे, तो m टाइम्स आया तो आप लिखेंगे m इंटू 1/r। तो r डैश निकालना है तो उल्टा कर दीजिए, तो r डैश इज इक्वल टू, इसका उल्टा हो गया क्या आएगा, ये m अपॉन r है, इसका उल्टा हो गया r अपॉन m। तो ये r अपॉन m जो है ये क्या है, दिस इज द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो आप लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज इक्वल टू, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या आएगा, तो आप यहां पे देखें ये जो आपके पास फिगर है इसमें जो सेल हैं, अगर ये मान लीजिए एक ही सेल है हमारे पास, अभी सबको जोड़ दिया हमने और इनका टोटल ईएमएफ हमने ई बना दिया। मान लीजिए इसको मैं डायग्राम को अगर रीड्रॉ करता हूं तो जितने सारे सेल थे ये इनकी जगह मैंने एक बड़ा सेल लगा दिया, इनके जितना टोटल ईएमएफ था वो मैंने ये लिख दिया, इनका टोटल जो रेजिस्टेंस था वो हमने निकाल दिया कितना, आर डैश, जिसको आपने बोला आर अपॉन एम, ये लिख दिया। अब मैंने इसको जोड़ दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, आर के साथ, ठीक है जी। तो ये जो आई करंट फ्लो करेगा, ये जो आई करंट फ्लो कर रहा है यहां से, अब ये सारे सेल को मैंने कंबाइन कर दिया, ये लिख दिया, और इन सब का रेजिस्टेंस ये लिख दिया, ठीक है। अब आप देखें इस सेल का जो रेजिस्टेंस है, यहां से जो करंट निकलेगा सेम करंट यहां से जाएगा, इसका मतलब ये वाला इस सेल का रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में है, सीरीज में तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो लिखा मैंने टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इसमें दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना था आर, और सेल का कितना आया टोटल, आर अपॉन एम, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। सो दिस इज अ टोटल रेजिस्टेंस। तो अब हमने जो ये फॉर्मूला था जिसमें हमने भरना होता है ये टोटल ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ आपके पास ये है ई, यहां से भरेंगे, और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का है आपके पास ये। इन दोनों रकमों को लीजिए और आप इस इक्वेशन में, इस नंबर 1 इक्वेशन में भर दीजिए। तो आपके पास नंबर 1 इक्वेशन से क्या आएगा, आपके पास आएगा आई इज इक्वल टू, मैं यहां भर देता हूं, आपके पास आएगा आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ आपके पास आया ई, और टोटल रेजिस्टेंस ये आया आर प्लस आर डिवाइडेड बाई एम। अब जब ये आपके पास आंसर आ जाएगा उसके बाद आप फिर से 2 कंडीशंस लिखेंगे। नंबर 1 कंडीशन क्या लिखेंगे, सेम वही, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर बाई एम,
और नंबर 2 कंडीशन क्या लिखेंगे? नंबर 2 कंडीशन लिखेंगे इफ आर इज वेरी वेरी लेस देन आर बाई एम। तो फर्स्ट कंडीशन जब लिखी आपने कि आर जो है वो आर बाई एम से बहुत बड़ा है, तो आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एम, तो छोटा कौन सा हुआ ये, तो इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। जब इसको हटा दीजिए तो इक्वेशन क्या बनेगी, आई इक्वल टू ई अपॉन आर। तो करंट सर्किट में आएगा आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ई अपॉन क्या, ई क्या है, ईएमएफ ऑफ वन सेल, किसी एक सेल का ईएमएफ ई है। आर क्या है, रेजिस्टेंस, तो ये आपके पास है एक सेल का करंट, करंट ड्यू टू वन सेल। ठीक है, तो ये लिखा मैंने ऐसे लिख दिया वन सेल, यानी ये जो करंट आ रहा है सिर्फ एक सेल का आ रहा है। हमने लगाए एम सेल हैं, पर करंट कितना मिल रहा है हमें, आई कितना मिल रहा है, सिर्फ एक सेल का मिल रहा है। कब, जब हमने पैरेलल में जोड़ा हुआ है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एम। ठीक है, दूसरा देखें, इफ डिनोमिनेटर में आर इज वेरी वेरी लेस देन आर डिवाइडेड बाई एम, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। तो ये छोटा हो गया, दिस इज वेरी स्मॉल, तो इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो करंट क्या है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन दिस। तो आप यहां पे लिखेंगे करंट आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर अपॉन एम। अब एम ऊपर चला गया, ऊपर बच गया ई और नीचे आ गया आर। तो जब भी आप ये देखेंगे ई अपॉन आर, ये जो है वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, ये होता है करंट। ई क्या है, दिस इज ईएमएफ ऑफ वन सेल, आर क्या है, रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है करंट ड्यू टू वन सेल। तो ये भी करंट ड्यू टू वन सेल है, पर इसको एम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब है इट इज एम टाइम्स द करंट ड्यू टू वन सेल। जितना एक सेल करंट देगा उसका एम गुणा, यानी अब आपको ज्यादा करंट मिल रहा है। पहले के केस में करंट था ई अपॉन आर, अब मिल रहा है ई अपॉन आर के साथ एम मल्टीप्लाई है, इतना करंट आपको ज्यादा मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमेशा सेल ज्यादा क्यों लगाने होते हैं हमने, क्योंकि हमें करंट ज्यादा चाहिए इसलिए। तो हम पैरेलल में कब जोड़ेंगे, पैरेलल में हमें करंट ज्यादा यहां मिल रहा है, तो यहां मिल रहा है, यहां नहीं मिल रहा है। तो ज्यादा करंट कहां कब मिलता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो पैरेलल में जोड़ते हैं। तो यहां से हमारे पास चीज क्लियर होगी कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम होगा, तो सेल्स को पैरेलल में जोड़िए, करंट ज्यादा आएगा। ठीक है, और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपके पास बहुत ज्यादा है, तो सेल्स को सीरीज में जोड़िए, तो करंट आपके पास ज्यादा आएगा। तो सीरीज में जोड़ना तब है जब हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी कोई बड़ी मशीन आप लगा देते हो, आपने कोई बड़ी मशीन लगा दी, रेफ्रिजरेटर लगा दिया, मान लीजिए कोई हीटर लगा दिया, तो अगर आप उसको उसमें ज्यादा करंट सप्लाई करना चाहिए आपको, तो आप उसको कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपके पास बहुत कम है, तो फिर आप सेल्स को पैरेलल में जोड़ेंगे।